नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी द्वारा प्रसारित इको टॉक के इस प्रथम एपिसोड में मैं रिंकू कुमार उपस्थित हूं, हफ्ते भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समाचारों के साथ। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समाचारों के अलावा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी सुग्राह्य भाषा में चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे विशेषज्ञ श्री एम ए हक साहब। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। आरबीआई ने अपने ताज़ा मौद्रिक नीति स्टेटमेंट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तथा बैंक रेट को अनचेंज रखा है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 4.3%, रेपो रेट 3.35% तथा बैंक रेट 4% है। इसी रिपोर्ट में आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। पूर्व में एनएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.3% की दर से कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कही थी। विश्व बैंक ने अपने ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है तथा 2022-23 में 7.3% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। 8 सदस्यों वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड रिलीफ मटेरियल, जिसमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर तथा कोविड टेस्टिंग किट जैसे आइटम शामिल हैं के जीएसटी दर में 5% कटौती की सिफारिश की है। G7 के वित्त मंत्रियों ने ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स पर को 15% रखने पर सहमति जताई है। इससे गूगल, अमेजन तथा फेसबुक जैसी बड़ी टेक्नोलॉजिकल हैवीवेट कंपनियां प्रभावित होने की संभावना है। दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्वाडोर विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दी है। हम जानते हैं जीडीपी एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो आर्थिक विमर्श, हर एक आर्थिक विमर्श का, चाहे किसी भी मंच पर आर्थिक विमर्श हो रहे हो, उसमें ये शब्द जरूर आता है। जीडीपी वास्तव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक मापदंड है। तो जीडीपी और उससे जुड़ी अवधारणाओं के संबंध में आज हम अपने विशेषज्ञ श्री एम ए हक साहब से चर्चा करेंगे। सवाल हक साहब से होगा कि जीडीपी क्या है और इसको किस तरह से मापा जाता है। जैसे कि हमारे मित्र ने आज इकोनॉमी की चर्चा के बारे में बात की, और इकोनॉमी की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो उभर के सामने आता है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भी जानते हैं। कहीं पर भी अगर आप इकोनॉमी या आर्थिक गतिविधि की चर्चा करें तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी है क्या। तो इसको बहुत सिंपल से अगर हम इसको समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में समस्त उत्पाद और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की घटनाओं की गतिविधियों को हम इकोनॉमी कहते हैं। हर किसी चीज का मापने का कोई मापदंड होता है, तो इकोनॉमी को मापने के कई मापदंड में से एक मापदंड जीडीपी है। हर देश अपने आर्थिक गतिविधियों को जीडीपी के माध्यम से मापता है और साथ ही साथ इसके माध्यम से वो अन्य देशों के साथ इसकी तुलना भी करते हैं और अपने देश में ही उसकी विकास की दर को भी इसी के माध्यम से मापा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है या आर्थिक गतिविधियों को देखना चाहता है, उसे प्रत्येक दिन या प्रत्येक न्यूज में जीडीपी शब्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीडीपी का माने क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम आपके साथ इस सबसे महत्वपूर्ण शब्द को बहुत ही सरलता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसका शब्द का नाम है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। सकल का अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कुल, और
घरेलू मतलब घर, घर की एक बाउंड्री होती है। तो इसी संदर्भ से जीडीपी को परिभाषित किया गया कि किसी भी देश की एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित समय सीमा में समस्त वस्तुओं के उत्पादन और समस्त सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य का समुच्चय जीडीपी कहलाता है। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में कहें तो भारत के संदर्भ में हमारा एक निश्चित समय अवधि या हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो भारत के अंदर जीडीपी कई प्रकार से हम लोग उसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो जीडीपी में इंक्लूड होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, प्रत्येक कंपनी या संस्था, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, तथा सरकारी संस्थाएं अगर भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के वस्तु या सेवा को जब उत्पन्न करती है, उसको फाइनल प्रोडक्ट में देती है, तो उसका कुल योग जीडीपी होता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें हम मध्यवर्ती वस्तु को काउंट नहीं करते और इसी प्रकार से वे समस्त आय जो विदेशों में हमारे देशवासियों के द्वारा अर्जित किए जा रहे हैं उसको भी काउंट नहीं करते। हमारे यहाँ जीडीपी को काउंट करने के लिए एक संस्था है जिसे हम एनएसओ कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ये जिस मंत्रालय के अधीन काम करता है उसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यह मंत्रालय एनएसओ के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में आर्थिक गतिविधियों के समुच्चय को निर्गत करती है, जारी करती है। 2015 के पहले जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टर कॉस्ट को लेते थे। यानी अगर सपोज कीजिए कि ये पेन है और इसके निर्माण में समस्त फैक्टर को मिला करके अगर 10 रुपए लगता है तो हम इस बात को ध्यान देते थे कि ये हमारा जीडीपी में 10 रुपए का इजाफा हुआ। 2015 के बाद सरकार ने इसमें कुछ चेंज किए और इसके अंतर्गत कहा गया कि हम जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, के आधार पर जीडीपी का मूल्यांकन करेंगे। यानी अगर ये प्लास्टिक का पेन है और इसका कॉस्ट अगर 10 रुपए है और ये मार्केट पे जाने से पहले अगर इसमें पेंट वगैरह करके ये 12 रुपए में हो जाता था तो हम उसे जीवीए के अंतर्गत देखते थे। लेकिन सरकार ने फिर इसमें 2017-18 में परिवर्तन किया और कहा कि अब हम अपने देश की जो जीडीपी है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे मार्केट प्राइस पे। तो हमारे देश में बहुत सारी सेवाएं और बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। जब वो वस्तुओं का फाइनल उत्पादन हो जाता है, जैसे हमने अब पहले परिभाषा में कहा कि अंतिम, तो जब फाइनल इसका उत्पादन हो जाता है तब सरकार इस पे कुछ टैक्स लगाती है। सपोज कीजिए ये पेन 10 रुपए का है तो सरकार इस पे एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी 2 रुपए लगा रही है, तो ऐसे स्थिति में इसका कॉस्ट हो गया 12 रुपए। अब सरकार कई बार ऐसे वस्तु या सेवाएं होती हैं जिसमें वो कुछ छूट देती है प्रमोशन के लिए या किसी अन्य चीज के लिए। इसी तरह से अगर हम इसमें माने कि सरकार ने कहा कि हम शिक्षा के लिए 1 रुपया छूट देंगे, तो फाइनली 12 रुपए में से 1 रुपए माइनस हुआ, दैट इज कॉल्ड 11 रुपए, और अब वो 11 रुपए में मार्केट में बिकेगा। इस प्रकार से हम समस्त सेवा और समस्त वस्तुओं के उत्पादन का एक कुल करते हैं और वो हमारे जीडीपी में काउंट होता है। तो ये है जीडीपी का, आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि जी अक्सर एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम लोग मूल्य के मामले में बेस ईयर कौन सा मानेंगे, या अभी जो वर्तमान में प्रचलित जीडीपी कैलकुलेशन का है उसमें बेस ईयर कौन सा माना जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, जब हम किसी भी जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो जीडीपी का कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब हम किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तब हम उसको दो रूप में हम उसको मूल्यांकन करते हैं, दो रूप से हम देखते हैं कि अच्छा पिछले साल की तुलना इस वर्ष हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना हुआ। तो जब हम उसको पिछले साल की तुलना में इस वर्ष के इकोनॉमिक ग्रोथ का आकलन जीडीपी के आधार पे करते हैं तो हम उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, या हम इसे नॉर्मल जीडीपी कहते हैं, जिसका आधार वर्ष पिछला या करंट के आधार पे होता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसका भी उत्तर बड़ा सिंपल सा है। एक होता है बेस रेट। बेस रेट के माध्यम से जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसे रियल जीडीपी कहते हैं। भारत में जो बेस रेट है जिसके आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है वो 2011-12 है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार से जीडीपी का कैलकुलेशन देश के अंदर होता है। एक होता है नॉमिनल जो करंट बेस पे होता है, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेयर इस वर्ष कितना जीडीपी में ग्रोथ हुआ। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हर मिनिस्ट्री जो है एनएसओ हर क्वार्टर 3-3 महीने पर भी जीडीपी के ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करती है। जैसा आपको याद होगा कि पिछले वर्ष फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो -23.9% आ गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरे ईयर का, बल्कि 3 महीने में उसका जो ग्रोथ रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो हम यहाँ पर जीडीपी ईयर वाइज भी करते हैं और क्वार्टर वाइज भी करते हैं। जीडीपी से ही जुड़े कुछ शब्द और हैं जीएनपी और एनएनपी, तो हम हक साहब से जानना चाहेंगे कि ये जीएनपी और एनएनपी क्या है तथा ये जीडीपी से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, जब हम शब्द का यूज करते हैं नेशनल यानी कि राष्ट्रीयता, तो ऑब्वियसली है कि जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे देश की चीजों को सम्मिलित किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, राष्ट्र में हमारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के अंदर भी उत्पादन करती है और विदेशों में जाकर के भी वो इन चीजों का उत्पादन करती है। इसके अंतर्गत ये होता है कि जब हम नेशनल जीएनपी की बात करते हैं तो बहुत सारे विदेशी जब हमारे भारत में आकर के सेवा और उत्पादन करते हैं और उनको जो लाभ या जो प्रॉफिट प्राप्त होती है वो अपने देश में भेज देते हैं। तो जीडीपी में से हम उसको घटा लेते हैं क्योंकि वो हमारे देश में रहा नहीं। इसी प्रकार से हमारे देशवासी, हमारे देशीय कंपनी देशों में जाकर के बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं और उसे वो भारत में भेज देते हैं, तो हम उससे ऐड कर लेते हैं। तो जीएनपी में क्या होता है कि जीएनपी में जीडीपी में से हम विदेशों के द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देते हैं, हटा देते हैं, और इसके साथ साथ जो भारतीय विदेशों में जाकर के करते हैं, लाभ कमाते हैं, उससे हम जोड़ देते हैं। तो हम इसे जीएनपी कहते हैं। आपने दूसरा प्रश्न पूछा था एनएनपी या समथिंग। देखिए, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी के साथ भी ये जुड़ा होता है एनएनपी के रूप में। जब हम इसमें से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं, ठीक है, अगर हम जीडीपी में से जो डिप्रिसिएशन है, जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं, हिंदी में उसको कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति है या जो ऐसे चीजें हैं, क्षरण जिसको कह सकते हैं, जब हम उसको हटा देते हैं तो वो नेट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये पेन का कॉस्ट मार्केट में 12 रुपए है, ठीक है, और इस पेन से हमें 12 रुपए प्राप्त हो गए, लेकिन जब हम जहाँ पर पेन बना रहे थे वहां पर हमारी मशीन में कुछ घिसावट हो गई, तो हमें फिर उस मशीन को रिपेयर करने के लिए सपोज कीजिए कि 2 रुपए खर्च करना पड़ा। तो जीडीपी में ये 2 रुपए अगर हम माइनस कर दें तो अब हमारा नेट हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी हमारे एम्प्लॉयमेंट सिनारियो को किस तरह प्रभावित करता है, जॉब सिनारियो को किस तरह प्रभावित करता है?
इस पर हक साहब से चाहेंगे कि वो इस पर प्रकाश डालें कि जीडीपी एक मापने का तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक श्रिंक हो रहा है उसका। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। एक सिंपल सा बात समझिए कि अगर अगर इकोनॉमी एक्सपेंड कर रहा है तो कोई एक प्रोडक्शन का पेन बनाने की कंपनी है, वो एक्सपेंड कर रहा है, तो पहले जहाँ पे वहाँ 10 लोग काम करते, जब वो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे 12 लोग आकर के काम करेंगे। तो जब हम जीडीपी में ग्रोथ देखते हैं तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था फैलती है, और अर्थव्यवस्था फैलने के साथ साथ जो है रोजगार अपने आप सृजित होता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम कहें आपसे कि अगर जीडीपी श्रिंक होती है या उसमें कमी आती है तो ऐसे कंडीशंस में फिर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ता है। तो यही पेन जहां पर 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, अगर वो श्रिंक होता है, वो सिकुड़ता है, तो इसलिए है कि वहां पर 8 या 9 व्यक्ति काम करेंगे, यानी कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जीडीपी में शामिल किया जाता है? कभी भी जीडीपी को हम लोग जब देखते हैं, भारत की जीडीपी या विश्व में कहीं पर भी हम जब जीडीपी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सेवा उत्पादन इन सब का समुच्चय होता है। हमारे यहाँ भी या पूरे विश्व में भी जीडीपी को हम जब आकलित करते हैं तो उसे इन जनरल 3 सेक्टर पे बांट के देखते हैं, जिस पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा टर्सरी सेक्टर। बहुत सिंपल से समझने की बात है कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब वो होता है कि वैसे सभी उत्पादन, वैसे सभी प्रोडक्शन जो नेचर के थ्रू हमें प्राप्त होता है। अब नेचर से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अनाज प्राप्त होता है, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, फिशेस मछलियां, या खनन से जो हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, यानी गॉड गिफ्टेड है, नेचर से आपको मिला। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत में प्राइमरी सेक्टर में कितना है योगदान जीडीपी का भारत में, तो लगभग 16-17% के आसपास इसमें योगदान है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का होता है। दूसरा जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के रूप में देखते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है कि जो नेचर से हमें प्राप्त हुआ और उसमें हमने वैल्यू एडेड कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। अब ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं तो हमें नेचर से प्राप्त हुआ, लेकिन जब हमने उसे आटा बनाया तो हमें उसे एक इंडस्ट्री, एक मिल में ले जा करके देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड हो गया। इसी तरह से मिनरल्स, स्टील, ये सब चीजों का जब वैल्यू एडेड होता जाता है तो हम उसको सेकेंडरी सेक्टर के रूप में अवगत करते हैं। अभी हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर का रेशियो माना जाता है वो 2 तरह से बांट के देखा जा रहा है। एक होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा होता है इंडस्ट्री से, जैसे आप जो लौह अयस्क है उसको आप स्टील फैक्ट्री में दे देते हैं, इंडस्ट्री में दे देते हैं। अभी हमारे यहाँ जो जीडीपी का सेकेंडरी सेक्टर में है वो 2 भागों में बांट करके देखा गया। इंडस्ट्री से योगदान लगभग 25% का है, मैन्युफैक्चरिंग से 17-15% के आसपास है। तीसरा जो हमारा सेक्टर होता है वो होता है सर्विस, टर्सरी, जिसमें हम लोग टर्सरी सेक्टर, जिसमें हम लोग सर्विस को काउंट करते हैं। सर्विस का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपनी कुशलता से कुछ अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी व्यक्तिगत कुशलता है कि मैं पढ़ाता हूँ, जो नाई है उसकी व्यक्तिगत कुशलता है कि वो हेयर कटिंग करता है, इस तरह से बहुत सारे चीज। तो हमारे जो अभी जो टर्सरी सेक्टर है, जो आज का लगभग आज का डेटा के आसपास कह सकता हूँ मैं, वो लगभग 50% के आसपास, 49.9% के आसपास टर्सरी सेक्टर का योगदान हमारे देश के जीडीपी में। अभी हाल ही में एनएसओ ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 7.3% की दर से कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना है। तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके रिवाइवल के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे हक साहब से। जीडीपी के श्रिंक की बात करते हैं या उसमें गिरावट की बात करते हैं, तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब जीडीपी सिकुड़ता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करता है।
इकोनॉमिक ग्रोथ सिकुड़ने से जॉब जो है वो जॉब में कमी आती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी का पेंडेमिक था और उसके वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को बंद किया गया या उसको रोका गया, क्योंकि लोगों की जान को बचाना ज्यादा जरूरत था। इससे आर्थिक गतिविधियों की जो आप कह सकते हैं जो पहिया है वो स्लो डाउन हुआ। वो होना ही था, विश्व में हर जगह हो रहा है। भारत में भी जो 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष था उसकी तुलना में 2020-21 के वित्तीय वर्ष की तुलना में 20-21 में -7.3 का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ या उसको उसमें कमी आई। इसकी सबसे बड़ी जो काउज हमने बताया कि जब आप देखते हैं कि लोगों को अपनी जान की सुरक्षा के लिए घरों में रहना पड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में उनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, उनके पास अर्निंग नहीं हो रही है और इस वजह से जब उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो मार्केट में से कोई सामान नहीं ले पा रहा है। इसलिए जो आप देखेंगे कि फ्लो ऑफ मनी है वो रुक रहा है। अगर पहले पेन की 10 जरूरत थी, अब पेन की जरूरत 5 है, तो ऑब्वियसली है कि पेन इंडस्ट्री जो है श्रिंक कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। डिमांड सप्लाई, डिमांड अभी जो है वो अभी डिमांड इसलिए कम हो गया क्योंकि लोगों के पास अभी पैसे नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, जैसे आपने एनएसओ की बात कही, तो मैं थोड़ा सा आपको एनएसओ का एक हल्का सा डाटा देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 2020 में जो हमारा जीडीपी था, यानी टोटल हमारा जो इकोनॉमी था, वो लगभग 1,45,00,000 करोड़ था। और जो अभी डेटा आया, यानी कि 20-21 का जो डेटा आया, उसमें हमारा जो जीडीपी है वो 10 लाख करोड़ से कम हो गया। इसलिए आज के डेट में जो हमारा जीडीपी है वो मात्र 1,35,00,000 करोड़ है। तो जो 10 लाख श्रिंक हुआ, उस 10 लाख में बहुत सारे रोजगार थे वो श्रिंक हुए। और इसके साथ साथ जो उपभोक्ता, जो लोग उपभोग कर रहे थे, वो भी कम आया। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर हम लोग लॉकडाउन में घर में हैं और अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, वहां पर कुछ चाट, समोसा इत्यादि खाते, वो सब चीजें रुकी हुई है। तो कंजम्पशन जो है वो हमारा रुका हुआ है। इसी तरह से सरकार जो है इंपोर्ट को अभी लगभग रोकी हुई है क्योंकि कोई ज्यादा विमान नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें की वजह से जो है आपको ये चीजें दिख रही है। आपका जो दूसरा था प्रश्न का कि कैसे इसको इम्प्रूव करें, रिवाइवल रिवाइवल कैसे किया जाए, तो सरकार इस पर लगातार इस बात पर बल दे रही है कि जितने भी सरकार के व्यय हैं उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए। क्योंकि जब सरकार व्यय करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा, और जब मार्केट में पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आर्थिक गतिविधियों की जो पहिया है वो तेज होगा। तो 2020 की तुलना में 2021 में सरकार ने लगभग आप मान के चलें कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा जितना व्यय था उससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा व्यय किए। इसमें 2-3 चीजों पे सरकार और काम कर रही है। बहुत संक्षिप्त में इसको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है, जो लगभग 3.5 या 4.5 के आसपास था, उसको 10% तक ले जाना चाहती है। यानी फिस्कल डिफिसिट जो हमारा लगभग 7 करोड़ के आसपास था, सरकार उसको अब 18 लाख करोड़, इन 7 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ की तरफ आगे बढ़ाना चाहती है। एक और अभी इंफॉर्मेशन आया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI पर भी सरकार अब गौर कर रही है, जो यूरोपियन कंट्रीज में है। इस पर हमारे कौशिक बसु भी जो है, नीति आयोग के सदस्य भी इसमें काम कर रहे हैं कि हम क्यों ना हर फैमिली को पर मंथ एक अमाउंट दें उनके बैंक अकाउंट में। क्योंकि अगर वो अमाउंट देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन को, तो वो उसको खर्च करेंगे तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय रहा है कि
भारत का पर कैपिटा इनकम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कम हो गया है। तो हम हक साहब से जानना चाहेंगे कि ये पर कैपिटा इनकम क्या है और इसका क्या अर्थव्यवस्था पर, इसके क्या मायने हैं, अर्थव्यवस्था में इसके क्या मायने हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ पर कैपिटा इनकम क्या होता है। जैसे अभी हमने जीडीपी की बात करी, तो जब किसी देश की जीडीपी को उस देश के पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से जब हम डिवाइड करते हैं जी, तो ऐसे कंडीशंस में पर कैपिटा इनकम आता है। ठीक है, तो ये कयास पहले से लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से कुछ आगे बढ़ेगी। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि भारत की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी से किसी भी तरह से कंपेयर किया जा सकता है। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे जनसंख्या भी कम है और उसके हिसाब से अगर हम जीडीपी से भाग देते हैं तो वो एक संख्या आती है। भारत में आप समझिए लगभग 1,40,00,00,000 के आसपास जनसंख्या है, और अगर हम उसको अपने जीडीपी से भाग दें तो ऑब्वियसली है कि इतनी बड़ी संख्या के कारण पर कैपिटा जीडीपी जो है हमारी कम होगी। अभी कल का मैं डेटा बता रहा हूँ जो एनएसओ ने जारी किया कल या परसों का, कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो जो मैं डाटा आपको बताना चाह रहा था कि वो थोड़ा सा रोचक डाटा है, वो है $1947 प्रति व्यक्ति। यानी इसको आज आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1947 हमारा जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। हाँ, ये कोइंसिडेंस है। हाँ, एक कोइंसिडेंस है। और अगर हम इसको रुपीस के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा है रुपीस के हिसाब से 1,45,000 रुपया पर कैपिटा इनकम। जीडीपी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रों की समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड बन गया। 1939 में सिमोन कुजनेत्स ने इसे वर्तमान रूप में परिभाषित किया और 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली। 1962 में आर्थर ओकुन ने अपने ओकुन्स लॉ में यहाँ तक कहा कि जीडीपी में 3% वृद्धि से बेरोजगारी में 1% की गिरावट आती है। सारी दुनिया में जीडीपी को समस्त आर्थिक समस्याओं का मात्र एक समाधान माना जाने लगा। बदलते परिवेश में आज ये सारे भ्रम टूटे हैं, लेकिन जीडीपी का विकास के एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में महत्व अब भी बरकरार है।